नमस्कार। रविवार है आज। उम्मीद है कि आप सब लोग घर पे छुट्टी मना रहे होंगे। एक पत्रकार भी घर पर छुट्टी ही मनाता है, लेकिन कुछ जिम्मेवारियां भी रहती हैं। बिहार, झारखंड या अन्य राज्यों से भी लगातार खबरें आ रही है कि पेट्रोल का क्राइसिस होना शुरू हो गया है। ग्रामीण इलाके में तो स्थिति और कह सकते हैं गैस से लेके पेट्रोल तक का जो जो स्थिति है, अब लोग थोड़ा असहज होने लगे हैं। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि भाई देश एक अलग संकट की तरफ बढ़ रहा है। मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ, अपने तरीके से लोग अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वाकई में स्थिति क्या है। अब सेंट्रल बैंक के कुछ शेयर को बेचने की बात आ रही है। जो संचित मनी है आरबीआई में, उससे लगातार सरकार पैसे बाहर निकाल रही है। कहते हैं कि भाई एकदम जबरन निकाल रहे हैं। 14 लाख करोड़ कितने पैसे अभी तक वो निकाल चुके हैं। डॉलर की तुलना में रुपया की लगातार गिरावट आ रही है। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी विदेश दौरा करके वापस भी लौट आए हैं, लेकिन वस्तु स्थिति वाकई में क्या है, तो हम ये जानेंगे। चलेंगे दिल्ली पवन जी से मिलेंगे। इकोनॉमिक्स के बेहतर जानकार पत्रकार जानकार हुई कोई जरूरी नहीं है। हम लोग तो भाई अछरकटुआ वाला जानकारी रहता है हम लोग के पास। दुगो विशेषज्ञ से 2 मिनट बात कर लिए, सोचते हैं यही एक्सपर्टीज हो गया और उस पर हम लोग ज्ञान बघाड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन वाकई में बहुत कम देश में ऐसे पत्रकार हैं जिनको इकोनॉमिक्स की समझ है। इकोनॉमिक्स टाइम जैसे मीडिया हाउस में इन्होंने काम भी किया, मतलब बेहतर पकड़ है। सीधे हम दिल्ली चलेंगे और चलेंगे पवन जी के पास, और पवन जी से समझना चाहेंगे कि वाकई में देश 91 में भी युद्ध झेला था। सोना हम लोगों ने गिरवी रखी थी। 2003 में भी यही मिडिल ईस्ट में युद्ध हुआ था। उस दौर में देश की एक आबादी को कुछ पता नहीं चला था। सोशल मीडिया का दौर है तो कुछ अतिशयोक्ति वाली बात भी सामने आ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत तो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि बिहार में भाई वेतन पर लाले पड़ गए हैं, पेंशन के लाले पड़ रहे हैं, सारे डेवलपमेंट का काम बंद है। देश वाकई में दिवालिया की स्थिति में जा रहा है, या फिर देश वाकई में आपातकाल, आर्थिक आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है। चलते हैं सीधे पवन जी के पास, जानना चाहते हैं कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है। नमस्कार पवन दा। नमस्कार नमस्कार संतोष, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसे काम चलेगा। विजडम, जिंदगी में विजडम के साथ साथ बाल भी सफेद हो जाता है, तो विजडम बढ़ेगा तो बाल सफेद होगा। दोनों आदमी तो साथे न रहिए, कहाँ हमारे बाल हन सफेद बढ़े कल लो बुद्धिजीवी टाइप के की। चलिए सीधा सवाल, क्या वाकई में देश की ये स्थिति है, जिस आर्थिक हालात से जो दौर गुजर रहा है, जो देश मेलोडी खाने से समस्या का समाधान निकलने वाला है, या फिर संकट का है, संकट वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है? देखिए मेलोडी आप जितना खा लीजिए, अभी धक्का खाना बाकी है, और धक्का भी खाएंगे हम, धोखा भी खाएंगे, और बहुत कुछ अभी खाना बाकी है। चलिए आते हैं सीधा काम की बात में। मैं एक बात से शुरू करना चाहता हूं संतोष जी की, देखिए इस नेचर, इस फेरोसिटी और इस स्केल का संकट जो अभी हम लोग झेलने जा रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि अभी हफ्ता 2 हफ्ता लड़ाई खत्म नहीं हुई है, उसके हिसाब से मैं आगे का लैंडस्केप आपको बताता हूं। तो जिस विशाल आकार प्रकार, विकरालता और जिस गंभीर संकट में हम घुसने जा रहे हैं, वो उसके बराबर का एग्जाम्पल आपके पास कम से कम 60-70 साल के इतिहास में नहीं मौजूद है, उसके पहले भी नहीं मौजूद है। जितना मैं इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री जानता हूं, उसमें से ऐसा इससे पहले इस तरह का घुटन, इस तरह का दबाव, इस तरह की मंदी जिसमें हम लोग घुसेंगे अभी, वो हमने नहीं देखा। 2008 में सिचुएशन डिफरेंट थी, 1997 में एशियन क्राइसिस के वक्त भी हम लोग निकल गए थे, और 2000 जो मंदी एक आई, जिसको बहुत कम लोग याद करते हैं संतोष, वो है 1999 से 2002 की मंदी। बड़ी लंबी मंदी थी, 3 साल चली। पूरी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने गुजर गई 5 साल में, 3 साल बेचारी वो सरकार मंदी से जूझती रही, लड़ती रही, स्ट्रगल करती रही, और अल्टीमेटली जब मंदी से बाहर निकले तो उनकी सरकार चली गई थी। हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि इससे अंदाजा आप लगाइए कि इस तरह के नेचर स्केल
और विकरालता का संकट आपको इससे पहले नहीं झेलना पड़ा। मतलब 2060 60s वगैरह में अकाल पड़ गया, अब गेहूं खाने को नहीं मिलते थे, वो सब एक अलग बात है। उस समय हम गरीब भी थे, उस समय हमारी पॉपुलेशन भी कम थी और इस तरह से मीडिया कवरेज नहीं था, तो आपको पता नहीं चलता था। अभी इस तरह का कोई एग्जाम्पल आपके पास अवेलेबल नहीं है, इस तरह का कोई मॉडल आपके पास अवेलेबल नहीं है ताकि किसी से आप कोई तुलना कर सकिए। एक नए किस्म का एक दबाव है, एक नए किस्म का संकट है, एक नए किस्म का एक नए किस्म की मंदी हम लोग झेलने जा रहे हैं, जो अभी खाड़ी युद्ध से शुरू हुआ है। और जो महंगाई के, सबसे पहले महंगाई पे तो आप देख ही रहे हैं ना, चलिए मंदी में नहीं समझ में आएगा। अभी महंगाई में आप देख रहे हैं, पिछले महीने का जो डेटा आया हुआ देखा आपने, खासकर जो थोक महंगाई है 8.3, वो आपने देखा। मुझे तो अंदेशा मार्च ही हो गया था कि ये बढ़ेगा, क्योंकि अभी स्पिल ओवर इम्पैक्ट उसका आना बाकी, जिसको हम लोग अक्सर इकोनॉमिक्स में सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट बोलते हैं। तो तेल बढ़ा, वो पहला ऑर्डर इम्पैक्ट है, चलिए ऐसे समझा देता हूं आपको। तो सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट है, तेल के बढ़ने से सब्जी आपकी महंगी हो जाएगी, घर पे जो सामान आ रहा है वो महंगा हो जाएगा, उसको ना सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट हम लोग बोलते हैं। तो ये तो होना ही था। अभी जब आप कह रहे हैं कि क्या हम वाकई संकट में हैं, यस हम लोग वाकई संकट में हैं, और हम आगे चल के आपको बताएंगे कि क्यों, क्या ऐसा क्या है कि हम दुनिया के बाकी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा क्राइसिस में हैं। हमारे बराबर का कोई और इकोनॉमी नहीं है जो इतना ज्यादा जिस पे असर पड़ रहा हो, इतना जरूर है। मतलब क्या कारण, मतलब क्या, मतलब ये देखिए 91 में भी युद्ध हम लोगों ने झेला था, खाड़ी युद्ध 2003 में भी लोगों ने झेला, लेकिन इस बार क्या अलग है कि आपको लग रहा है कि इस देश ने कभी इस तरीके की अकाल वगैरह, मतलब हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो बीमारी फैलता था तो उसमें हजारों हजार लोग मर जाते थे, लाखों लोग मर जाते थे, लेकिन आजादी और बाद के दिनों के इतिहास में, जैसे आप भी कह रहे हैं कि इस तरीके की क्राइसिस कभी देश ने नहीं देखी होगी, जिस क्राइसिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या है वो क्राइसिस? देखिए, एक ऐसे समझिए इसको, कि 1991 की जब आप बात करते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट था। उस समय हमारे पास फॉरेक्स नहीं था। हमारी सबसे बड़ी समस्या उन दिनों ये थी कि हमारे पास फॉरेक्स नहीं था, और वो खाड़ी युद्ध के चलते वो डिप्लीट हो गया था। अभी हमारे पास फॉरेक्स है, हमारे पास करीब $690 बिलियन का फॉरेक्स है। फॉरेक्स का हमारे पास ठीक ठाक इंतजाम है, बावजूद इसके वो डिप्लीट होगा क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और देखिए ये महंगाई कैसे कैसे आपके ऊपर असर डाल रही है, मैं वो बात शुरू करता हूं। अप्रैल में वो असर दिखा नहीं, क्योंकि अप्रैल तक उसका स्पिल ओवर इम्पैक्ट नहीं आया था। मार्च में जैसे मान लीजिए जो सामान वहां से चल चुका है मार्च में, तो मार्च तक जो सामान आपके पास 15 अप्रैल तक आया, वो महंगा इसलिए नहीं था क्योंकि ऑलरेडी वो रास्ते में हॉर्मुज से निकल चुका था। 27 फरवरी से पहले, 28 फरवरी से पहले जो हॉर्मुज से निकला, उसको लगाइए कम से कम 20-25 दिन लगता है, 18-20 दिन यहाँ आने में। तो जो माल वहां से 27 फरवरी को निकला होगा, जितने जहाज या उसके पहले, वो आपके पास 15-20 मार्च तक आ गए थे। तो 20 मार्च वो, तो मार्च में उसका असर दिखा नहीं, अप्रैल के बाद वो असर दिखना शुरू हुआ। इसीलिए अप्रैल का जो डेटा देख रहे हैं महंगाई का, उसमें से जो खुदरा महंगाई है वो भी 10 पैसा बढ़ा हुआ है, 3.40 से वो 3.48 पे पहुंचा हुआ है। उसके ठीक 3 दिन बाद थोक महंगाई आया, तो थोक महंगाई 8.3 चला गया, डबल से ज्यादा, डबल के आसपास। तो मैं थोक इसलिए दिख रहा है आपको क्योंकि जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास वो ऑलरेडी महंगाई पहुंच चुकी है, इसलिए वो दिख रही है अप्रैल में। अप्रैल में आप तक अभी वो वाला महंगाई अभी आप तक उतर के नीचे आया नहीं है, इसीलिए वो अभी 3.48 में दिखाई दे रहा है। तो वो महंगाई जो आपको अभी किचन में अभी दिखेगी आने वाले वक्त में, एफएमसीजी के प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं, सब कुछ, सब ऐसा 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 एक एक चीज है जिसपे उसका असर दिखाई देगा। अब बताता हूं आपको कैसे है। मैं ढूंढ रहा हूं कोई ऐसा सेक्टर, कोई ऐसा सेगमेंट जिसमें महंगाई का असर नहीं दिखे। आप घर में बैठे हैं, घर में बैठे हैं तो आप अभी खाना खा के बैठे होंगे, खाना खा के बैठे होंगे तो सब्जी मंगाया होगा, आपके घर पे अखबार आता है, आपके घर पे अनाज आता है, उसकी ढुलाई महंगी हो गई है। आपने अंदाजा लगाया, सुबह सुबह ब्रेड खाया होगा आपने, 5 रुपए 6 रुपए ब्रेड की कीमत बढ़ी हुई है। सुबह आपने चाय पी होगी, उसकी कीमत बढ़ी हुई है। दूध की कीमत बढ़ी हुई है। वो इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि दूध की कीमत क्यों बढ़ी? दूध की कीमत इसलिए बढ़ी कि ढुलाई महंगी हो गई है, नंबर 1। दूसरा,
जो गायों का चारा है वो महंगा हो गया क्योंकि ढुलाई महंगी हो गई है। तीसरा, जो जिस पैकेट में आपके यहाँ दूध आता है उसकी पैकेजिंग महंगी हो गई है। प्लास्टिक बनाना महंगा हो गया, इसलिए महंगा हो गया क्योंकि वो जो प्लास्टिक की पैकेजिंग बनती है वो तेल के डेरिवेटिव से, तेल के अन्य अन्य उत्पादों से। घर में आप अपनी धर्मपत्नी से बात करिए, जो लोग सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करते हैं, या आप करते हैं, मुझे तो यकीन नहीं होता कि आप सौंदर्य प्रसाधन का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन अगर करते होंगे तो तो आप देखिएगा सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री महंगी हो गई है। इसीलिए महंगी हो गई है क्योंकि उसमें तेल के उत्पादों का इस्तेमाल होता है। आपके घर में सरिया का इस्तेमाल हो रहा है, स्टील महंगा हो गया है। आपके घर में तांबे का इस्तेमाल हो रहा है, तांबा महंगा हो गया है। आपके घर में खिड़कियों में या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते होंगे, अलग अलग तार के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और बाकी खिड़कियों के लिए वो जो रेलिंग बनाते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब बॉर्डर बनाते हैं। एल्यूमिनियम महंगा हो गया है। धातु एक आता है टंगस्टन, जिसका इस्तेमाल होता है रिवॉल्वर की गोली बनाने में, जिसका इस्तेमाल होता है हवाई जहाज में। टंगस्टन महंगा हो गया 600%। कैन यू बिलीव इट? तो ये सब धातु फेरस महंगे हो गए। फर्टिलाइजर महंगा हो गया। आपके गांव में जाके पूछिएगा कि खाद मिल रहा है, और मिल रहा है तो किस भाव मिल रहा है। अभी खरीफ की फसल शुरू होने वाली है, धान की फसलों की बुआई शुरू होगी, उसके बाद आप किसी किसान से पूछिए कि खाद मिल रहा है आसपास के बाजार में, और मिल रहा है तो किस भाव पे मिल रहा है। 60 से 80% ज्यादा कीमत पे मिल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये लड़ाई इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये आपके जीवन के हर एक्टिविटी को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए ये लड़ाई पिछले की जितनी संकट हमारे हैं उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सामान की सप्लाई 91 में नहीं बंद हुई थी। आप 91 में अपने ही मुंह के बल गिर गए थे क्योंकि आप गरीब थे। अभी हम अमीर हैं, बावजूद इसके हम झेलेंगे क्योंकि सामान की सप्लाई बंद है, इंपोर्ट बंद है, एक्सपोर्ट बंद है। फर्ज करिए, एग्जांपल देता हूं आपको, यूएई हमारा मेजर एक्सपोर्टर, हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम जैसे फार्मा एक्सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका उधर से आने वाला पैसा बंद हो गया है, और उधर से आने वाला सामान जिससे आपका काम चलता है वो सामान भी बंद हो गया है। तो आप बताइए कि पीछे कभी लाइफ में भारत की इकोनॉमी ने इस तरह का कोई संकट देखा है क्या? आप देखिएगा, हमें नहीं मिला। मैं समझता हूं कि हो सकता है हमसे गलती हो जाए, आप भी ढूंढने की कोशिश करिएगा, इसका कोई पैरेलल आपको इतिहास में नहीं मिलेगा अपने अच्छा किस्म का। जी पवन जी, ये 5 किलो अनाज से कितने दिनों तक इस महंगाई के मार को रोका जा सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए साहब, ऐसा है कि 5 किलो अनाज जिसकी आप बात करते हैं, इसको ऐसे पलट के देखते हैं। जैसे मोदी जी और इस देश के जो नीति नियंता कह रहे हैं कि साहब खर्चा बचाओ, फला करो, ढिमाका करो। आप मुझे ये बताइए कि विदेश जाने की जो अपील कर रहे हैं वो नहीं करो, सोना नहीं खरीदो, साहब क्या बोलते हैं, चांदी नहीं खरीदो, आप कहते हैं कि साहब बाकी खर्चे मत करो। तो 80 करोड़ जनता को तो आप एक्सक्लूड कर दीजिए। जिनको आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं वो तो इसमें है ही नहीं। 80, उसके बाद बच जाएगी जितनी 20 और 4, तो 60 करोड़ जनता है जिससे आप अपील कर रहे हैं, राइट ना? अब आपका सवाल है कि इससे कितना बचाव होगा। आपको लगता है कि 5 किलो का, सबसे पहले तो हमसे 10 गुना जानकारी आपके पास है कि 5 किलो अनाज भी ठीक से जगह पे पहुंच रहा है क्या? वो 5 ही किलो जा रहा है या उसमें से भी कुछ कटौती की जा रही है? और क्या उसमें भी लीकेज है? वो सही जगह पे जा रहा है, गलत जगह पे जा रहा है? तो 5 किलो अनाज से आप चाहेंगे कि इसको, इस संकट को उबार लेना, तो चलिए 80 करोड़ जनता उबर जाएगी। और उसके बाद बाकी जो मिडिल क्लास और है, 60 करोड़ का क्या करेंगे? चलिए 60 करोड़ में मान लेते हैं हम कि 4-5 करोड़ अत्यधिक धनी लोग होंगे, वो भी बच जाएंगे। तो भी आपको जान बचाने के लिए 45 करोड़ जनता आपके पास है, जिसको भी आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, जो मेजर टैक्स पेयर्स है। 80 करोड़ जनता, इससे आपको कुछ नहीं आ रहा है जिसको आप दे रहे हैं, लेकिन आप जिससे टैक्स ले रहे हैं वो उसका कैसे बचाव करेंगे? सैलरीड क्लास का कैसे बचाव करेंगे? मध्यम वर्ग का कैसे बचाव करेंगे? वो भी एक तर्क तो है ही ना। और जो 5 किलो अनाज ले रहा है वो केवल अनाज ही लेके खाएगा कि उसको तेल की भी जरूरत पड़ेगी, कि गैस की भी जरूरत पड़ेगी, माचिस की भी जरूरत पड़ेगी। आग कहां से लगाएगा? चूल्हा कहां से जलाएगा? नमक कहां से लाएगा?
चीनी कहां से लाएगा? तो केवल केवल अनाज से काम नहीं चल रहा ना गुरुजी, आप उसके लिए भी कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स है ना जिसके लिए भाई अनाज देके आप चाहते हैं कि उस घर में आप अनाज दे रहे हैं, खाना खाने में तब्दील कैसे होगा जब चीनी चाहिए, नमक चाहिए, उसको मिर्चा चाहिए, उसको मिर्च पाउडर चाहिए, उसको गरम मसाला चाहिए, तेल उसको चाहिए, कैसे महंगा सरसों होने से तेल बचा लेंगे आप? चाहिए। जी, सरसों तेल चाहिए। सरसों तेल चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें उसको सुबह उठने के लिए ब्रश कर चाहिए, उसको पेस्ट चाहिए, उसको साबुन चाहिए, उसको सर्फ चाहिए, उसको वॉशिंग पाउडर चाहिए, वॉशिंग लिक्विड चाहिए, है ना? तो उन अच्छा, ये सब का जो तो एक पवन जी, यहाँ जो हंगामा हुआ, आपको दिल्ली में आप बेहतर समझ सकते हैं, काम करने वाली बाई अब काम करने की स्थिति में नहीं है, लगातार ड्राइवर हो, काम करने वाली हो, सब लोग दबाव बना रहे हैं कि मेरा सैलरी बढ़ाइए। नोएडा में जो हुआ उसको हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया गया, या फिर देशद्रोही का रंग देकर भले आप तत्काल उस मुद्दे को शांत कर दिए, लेकिन दिल्ली में भी हमारी बात हो रही है। हर शहर में काम करने वाली बाई, वो अब कहती है सैलरी बढ़ाई, उतना में काम नहीं हो रहा है, ड्राइवर कह रहा है, तो अल्टीमेटली तो सारा दबाव मिडिल क्लास पर जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये स्थिति बनी रही तो सरकार के पास कोई ऐसा विकल्प है जिस विकल्प के सहारे इस चीजों से उबरा जा सके? देखिए मुझे लगता है कि अ, अगर विकल्प ये ढूंढेंगे तो शायद विकल्प मिल भी जाए, लेकिन उसमें इनकी कोई बहुत देर कर दिलचस्पी दिया नहीं है, उनकी उसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है। नहीं है। अ, जो आपने धरना प्रदर्शन देखा, ये बात सही है कि वो एक वो एक डिफरेंट किस्म का मूवमेंट है। देखिए अंदर अंदर लोगों में घुटन है, जलन है। अ, तो उनको लगता है कि साहब हम ऐसा है कि 20,000 रुपए पे हम कैसे काम कर रहे हैं पिछले 3 साल से। मान लीजिए कोई ड्राइवर है, वो कर रहा है 20,000 रुपए पे काम पिछले 3-4 साल से, तो उतना भी उसकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं जितना इस देश में महंगाई दर है। भाई ऑन एन एवरेज महंगाई दर मान लीजिए 5% है, तो आप अगर 5% किसी की सैलरी बढ़ाइएगा तब वो पिछले साल की सैलरी के बराबर होगा, जो कि नहीं हो रहा है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं नोएडा में जो हुआ, या नोएडा में काम करने वाली मेडे ने जो किया, फिर वहां पे प्लांट के बाहर प्रदर्शन हुए जिसमें नोएडा में हिंसा हुई और कारें जली, ये सब खाड़ी के देशों के इम्पैक्ट से लगभग पहले की घटना है। अभी धीरे धीरे ये और गहराएगा। आपको ज्यादा पता होगा, यहाँ से लोग जो मौलवी में काम करते थे, जो जो करनाल में काम करते थे, जो लोग अंबाला के आसपास की फैक्ट्रियों में काम करते थे, जो लोग सूरत की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो लोग तमिलनाडु की तिरुपति की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो महाराष्ट्र में, देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ, मैं अच्छा होता मैं बताता आपको, अभी मेरे दिमाग से उतर गया है। वहां से भागे हुए मजदूर है, इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वहां पे जिसके भरोसे वो काम कर रहे थे वो प्लांट या तो बंद हो गया है या अपनी कैपेसिटी के 50% पे काम कर रहा है। तो 50% के लिए 50% मजदूर नहीं चाहिए। तो उस मालिकों ने कहा कि साहब ऐसा है कि आप लोग जाइए, अभी मुझे जरूरत नहीं, मैं अभी 10 घंटे में से केवल 5 घंटे अपना प्लांट चलाऊंगा। इसलिए क्योंकि उनके पास खुद कच्चे माल की कमी उनके पास चल रही है, तो लिहाजा वो इतने मजदूर रख के क्या करेंगे। और जो मजदूर भारी संख्या में महाराष्ट्र में रह रहे हैं, देखिए अपने अपने वतन पे, अपनी जमीन पे रहने का एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस है। आप पटना में है, पटना आपका घर है, वो अपनी जमीन है, वहां पे आप कम बेस में भी रह लेंगे। बाहर में रहने के लिए अगर उसी कम बेस में आपको रहना है तो आपको लगेगा कि साहब ऐसा हम क्यों रहे यहाँ पे। इस चक्कर में काफी मजदूर अपने घरों को पलायन किए हैं, जिसमें यूपी के भी लोग हैं, जिसमें बंगाल के भी लोग हैं, जिसमें बिहार के भी लोग हैं। और इस तरह से जो एक तरह से कहें रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, जहां से जो लोग गए थे उस जगह पे वापस लौटे हैं। हम ये नहीं कहेंगे भारी तादाद में हैं, लेकिन छोटी मोटी तादाद में ही है, लेकिन इसका अच्छा ट्रेंड पवन दा, अंतिम बढ़ेगा। सवाल, जी क्या बैलून फूटने की स्थिति में आ गई है? देखिए संतोष, देखिए स्टेट के पास बहुत सारे विद्या, बहुत सारी विद्या है, बहुत सारी बुद्धि है, बहुत सारे हथियार होते हैं। अभी आज की तारीख में मैं चलिए खाड़ी युद्ध की तरफ आपको ले चलता हूं। इस देश में अगर कल सुबह अगर खत्म हो जाए युद्ध, कल सुबह ऐलान हो जाए,
तो भी एक नॉर्मलसी लौटने में आपको कम से कम 120 दिन का टाइम लगेगा। 120 दिन का टाइम से मेरा मतलब हुआ 4 महीने। ये एक क्वार्टर है, हम आपको ऐसे समझाते हैं, ये अप्रैल से लेके जनवरी का क्वार्टर है, ये गया। इसमें आपका इकोनॉमिक का, इसमें इन्फ्लेशन खराब हो गया, इसमें एक जो आप बढ़िया ग्रोथ रेट की उम्मीद कर रहे थे वो गया। देखिए ग्रोथ रेट ना एक केवल शब्द नहीं है। जो कम लोग जो पढ़े लिखे हैं या जिनकी दिलचस्पी नहीं हो सकती, अरे यार ग्रोथ रेट ना बड़ा जार्गन है, क्या बात करते हैं। हमारे जैसे पत्रकारों को कहते हैं आप लोग ना खाली अंग्रेजी बोलते हैं। अरे नहीं भाई, ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि नौकरियां जाएंगी, लोग नौकरी से निकाले जाएंगे, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, कारोबार को लोन नहीं मिलेगा, कारोबार बैठ जाएगा, उसका फर्क पड़ता है। अब मैं आसान जबान में समझाने की कोशिश करता हूं तो लोग कहते हैं आप खाली ग्रोथ रेट बोलते हैं। बॉस वो ग्रोथ रेट नहीं, ये कोई शब्द नहीं है, ये पूरी चेन है जिसकी वजह से चलता है। रिक्शा वाला को पैसा मिल रहा है, होता है ना, एक इकोनॉमिक्स में बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। मनी कितने हैंड चेंज करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मनी हैंड चेंज कम करेगा तो लोग नीचे जाएंगे। तो आने वाले समय में ये पहला क्वार्टर गया, दूसरा क्वार्टर भी समझिए गया। अगर अगले 10 दिन में स्थिति सुधर गई, जो मुझे लग रहा है कि शायद हो भी जाए, मैं किसी टाइमलाइन में नहीं फंसूंगा संतोष, बिल्कुल अंदाजा नहीं है। हम लोग ना प्रेडिक्शन के गेम में है, ना हमारी उतनी एक्सेस से कोई बताए कि साहब ट्रंप साहब बता दें कि कल लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो भी आप सितंबर तक आपकी इकोनॉमी गई, किसी तरह इज्जत बचाइए, किसी तरह सरवाइव करिए। जैसे गंगा में पानी बह रहा है उसमें आप लेटे रहिए, और जैसे पानी बह रहा है उसमें केवल सोए रहिए, सांस आपकी चलती रहे, ध्यान ये रखिएगा। उसके बाद आप अपने आप एक जगह पहुंचेंगे। हालात जब सुधरेगा तो फिर उस पर हड़बड़ा के उठिए और पानी से निकल के फिर देखिए आप क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उस सिचुएशन में हम लोग पहुंच गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी आपको। ये हमारे साथ दिल्ली से पवन जी थे। मतलब अलार्मिंग सिचुएशन से भी हम लोग आगे बढ़ गए हैं, और इस 4 महीने में देश को कैसे संभाला जाए, हालांकि इनका मानना है कि इसके लिए हमारे मोदी जी तैयार हैं, ऐसा दिख नहीं रहा है। हमें आप खुद लड़ना होगा इस संकट से बाहर निकलने के लिए। सरकार भले आपको नसीहत दे कि पेट्रोल कम यूज कीजिए, सोना नहीं खरीदिए, चांदी मत खरीदिए, वाहन का इस्तेमाल कम कीजिए, लेकिन सरकार अपने इस पर अमल करते हुए नहीं दिख रही है। लेकिन उस क्राइसिस का मार तो हम सब लोग झेलेंगे। तो अब आपके पास आत्म संयम के अलावा कोई चारा बचा नहीं है। राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष कहकर अपने जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तो तय है कि गए हम लोग, और ये ठिकरा आज न कल सरकार पर तो फूटेगा ही फूटेगा, चाहे वो सोशल मीडिया से या अपने हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान की नैरेटिव से जितना दिन वो आगे खींच ले। बंगाल में इन दिनों नई नई खबरें आ रही हैं एकदम उत्साहित करने वाला, उस तमाम खबरों के सहारे जितना दिन खींच ले, लेकिन हालात तो ये है कि अब इस देश को अपने इकोनॉमी को बचाए रखने के लिए किसी ऐसे लीडरशिप की जरूरत है जो इकोनॉमिक्स भी समझता हो, पॉलिटिक्स भी समझता हो, और अमेरिका जैसे देश के सामने नजर से नजर मिलाकर बात करना भी जानता हो, क्योंकि इस तीनों फ्रंट पर हम फेल हैं। और विपक्ष का आरोप कहिए या फिर अडानी का वो प्यार, जिस वजह से नॉर्वे में भी हमें अपमानित होना पड़ा और ट्रंप भी बार बार अपमानित कर रहे हैं। चलिए इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों पर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए।